बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। अभी हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट 13 वर्ब सीरीज हमारी चल रही है। 12 हम कर चुके, 13 पर हम हैं और इसके बाद दो जो टेस्ट प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो हमारे रहते हैं 14 एंड 15। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आई वुड हैव नोन, फिर वही बात, लास्ट टू एक्सरसाइजेस के स्टार्ट पे भी मैंने आपको ये कहा कि अल्टरनेटिव सेंटेंसेस जहां पर भी आएंगे, जब भी हमें 4 सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस करेक्ट करना होगा, चूज करना होगा, वहां पर हमने सेंटेंस को कंपैरेटिवली पढ़ना है, 1 बाय 1 नहीं पढ़ना। उसके बाद देखें, वुड सब में सेम लिखा हुआ है, हैव सब में सेम लिखा हुआ है। अब यहां पर बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है न्यू, जबकि हम जानते हैं कि जब भी वुड हैव लिखेंगे तो डेफिनेटली हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। इसका मतलब न्यू हमारे पास किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है और हमारा बीटा ऑप्शन क्या होता है, गलत। अबाउट द एक्सीडेंट, अब जब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम इस बात को समझते हैं कि इफ क्लॉज हमारे पास किस में होनी चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। तो हम चारों बाकी 3 ऑप्शन में से देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट में क्या है। विल रीड फ्यूचर लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। उसके बाद हैड रेड तो कोई टेंस ही नहीं बनेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा, हैड रेड की वजह से करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। बीटा ऑप्शन हमारा न्यू की वजह से गलत है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड ना बड़े मजे के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले। मजे के क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होने वाले हैं, अमूमन एक ही क्वेश्चन में 4 तरह के 4 सेंटेंसेस, जो 4 ऑप्शन दी हुई होती है ना, वो सेम सेंटेंस दिया हुआ होता है और हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ जो है वो गलती डाल दी जाती है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ यूं किया कि मैंने एक ही क्वेश्चन में 4 अलग सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको मजबूरन में चारों सेंटेंसेस पढ़ने पड़े। वहां पर तो हम कंपैरेटिवली पढ़ के फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते ना, यहां पर मेरी जान आप ऐसे नहीं कर सकेंगे। आपको चारों सेंटेंसेस पढ़ने हैं और चारों सेंटेंसेस में से फटाफट से अपनी जो थिंकिंग स्पीड है ना, जो हमारी जो थिंकिंग अप्रोच है, जो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उसको हमने फास्ट करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को क्या कर सके, सोल्व कर सके। अब चलते हैं अल्फा ऑप्शन। देखिएगा आई विश आ गया तो हमें फौरन से आई विश के 3 स्ट्रक्चर लाने हैं। पास्ट इंडेफिनिट है प्रेजेंट के लिए, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है फ्यूचर के लिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या पास्ट परफेक्ट है पास्ट के लिए, और किसी भी एक स्ट्रक्चर में हैज वुड नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन क्या है, गलत। इफ ओनली आ गया तो जहां पर भी इफ ओनली आ जाता है तो आपको पता है कि इफ ओनली पास्ट सब्जेक्टिव है, साथ आने वाला पास्ट होना चाहिए। कैन प्ले हम नहीं लिख सकते। इसी तरह इफ ओनली डेल्टा ऑप्शन में भी है, लेकिन साथ में वुड स्टॉप्ड लिखा हुआ है। वुड स्टॉप्ड तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, मॉडल एक्सिलरी के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो ये 3 ऑप्शन गलत है, तो एक ऑप्शन हमारा डेफिनेटली सही होगा, आई विश दे हैड टोल्ड अस दे वर कमिंग अर्ली। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बाय 8:30 ही विल अराइव एट द एयरपोर्ट। अब एक बात ये याद रखिएगा, ये जो बाय का वर्ड है ना, बाय का वर्ड, या इसके साथ ही आप पूरा वर्ड लिखते हैं बाय द टाइम। आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं बाय द टाइम या बाय। जब भी आप बाय लिखकर कोई टाइम लिखेंगे या बाय द टाइम लिखेंगे तो आपने याद रखना है फ्यूचर के लिए, जब आप लिखेंगे तो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त तक ये काम हो गया होगा, इस वक्त तक ये काम हो चुका होगा, इस वक्त तक ये काम कर दिया गया होगा। तो जब भी आपने बाय लिख के टाइम लिखना है फ्यूचर के लिए तो आपने याद रखना आपने फ्यूचर परफेक्ट लिखना है। जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, विल अराइव, फ्यूचर इंडेफिनिट, वो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एट 9:30 ही विल बी लीविंग फॉर पेरिस। विल बी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, कोई गलती नजर नहीं आ रही हमें। चार्ली सेंटेंस पढ़ेंगे। एट 10:15 ही विल हैव लीव्स। अब ही विल हैव जब लिखा हुआ है तो साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एट 1:30 PM द मीटिंग विल स्टार्टेड। जब विल स्टार्ट लिख दिया, विल लिख दिया तो फिर साथ स्टार्ट होना चाहिए था, स्टार्टेड नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा। इसलिए हमें उसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद है हमारे पास यूज टू, और यूज टू के स्ट्रक्चर हमने कितने पढ़े थे, 4। अगर हम फटाफट से उनको देखते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपने यूज टू का वर्ड पढ़ना है ना तो सबसे पहले आपने देखना है
कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, यूज्ड टू आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और यूज्ड टू से पहले बी फॉर्म आई हुई है, तो बी फॉर्म के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी है, आईएनजी। और अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और यूज्ड टू से पहले सेंटेंस में गेट और गॉट लिखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी है, आईएनजी। और अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने याद रखना है ये पैसिव है, इसमें बी फॉर्म आनी ही आनी है। बी फॉर्म के बगैर आप ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बना ही नहीं सकते यूज टू का। और यहां पर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। ये 4 स्ट्रक्चर आपके पास। अब जरा देखिएगा, आई एम नॉट, अब यूज टू से पहले बी फॉर्म आ गई एम, इसका मतलब यहां पे टू हैव नहीं होना चाहिए था, बल्कि क्या होना चाहिए था, टू हैविंग। उसके बाद गेट आ गया यूज टू से पहले, तो यहां पर भी वर्क नहीं होना चाहिए था, बल्कि क्या होना चाहिए था, वर्किंग होना चाहिए था। उसके बाद जरा देखिएगा डेल्टा ऑप्शन, अगेन गेट आ गया यूज टू से पहले, तो लिव नहीं होना चाहिए था, बल्कि क्या होना चाहिए था, लिविंग होना चाहिए था। यूज टू का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, 4 स्ट्रक्चर है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली, जहां पे यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। उसके बाद हमारे पास चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मॉर्गन हैड जूलिया। हमने हैज हैव हैड के लिए क्या पढ़ा, हमने हैज हैव हैड के लिए पढ़ा कि हमने हैज हैव हैड को जब पॉजिटिव वर्ब के तौर पर लिखना है, तो हमने ये देखना है कि इसके बाद कोई पर्सन आ रहा है या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर पर्सन आ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब जरा देखिएगा, हैड जूलिया, हैड जूलिया क्या आ गया, पर्सन, तो टू क्लीन नहीं आ सकता, यहां पर क्या आना चाहिए, क्लीन। उसके बाद हैज मी, हैज के बाद अगेन पर्सन आ गया, तो डिड नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, डू। हैज हैव हैड के बाद अगर पर्सन आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हैज हैव हैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगेन विल हैव आ गया, उसके बाद आपके पास मी आया, तो आपको विल हैव मी प्रिपेयर्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विल हैव मी प्रिपेयर। अगर मी ना होता और हैव के फौरन बाद वर्ब की थर्ड वर्ब होता, तो फिर डेफिनेटली थर्ड फॉर्म आती, फिर विल हैव प्रिपेयर नहीं होता, फिर होता विल हैव प्रिपेयर्ड। यहां पर चूंकि पर्सन दरमियान में आ गया, तो इसलिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि क्या लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जॉन हैड हिज कार, अब हिज कार हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, थर्ड फॉर्म, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन इसलिए कौन सा होगा बेटे, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है गेट और गॉट, और गेट और गॉट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा कि गेट और गॉट में पॉजिटिव के 2 स्ट्रक्चर होते हैं। अगर गेट और गॉट के बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए, तो फिर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। और अगर पर्सन आए तो फिर हम लिखते हैं 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर में ये सारे अनयूजुअल जो हमारे पॉजिटिव वर्ब्स हैं ये पढ़े थे। शी गॉट एलेक्स, जब पर्सन आ गया तो फिर क्लीन्ड नहीं आएगा, बल्कि क्या आना चाहिए, टू क्लीन। इसी तरह गेट मी, जब गेट के बाद क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, और मी के बाद क्या लिखा हुआ है, टू डू। इस सेंटेंस में हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। दिस मशीन विल हेल्प यू वर्कड, अब हेल्प के साथ हमने क्या पढ़ा था कि हेल्प के साथ आप फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, और हेल्प के साथ आप 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। वर्कड सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आई विल लेट यू, अब लेट के बाद हमने क्या पढ़ा कि आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो टू गो तो आप किसी तरह लिख ही नहीं सकते। अब आपके सामने है क्वेश्चन, बड़े मजेदार है। क्वेश्चन किस तरह मजेदार है, मजेदार है इस एक्सरसाइज के कि एक ही क्वेश्चन में जो चारों सेंटेंसेस है वो डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और उनमें डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि फौरन सेंटेंस पढ़ के फौरन गलती पकड़नी और फौरन उसको गलतियां सही करना है। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, so the child on hearing her story feels he need not, जब नीड नॉट आ गया तो टू फील नहीं आएगा, बल्कि नीड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन क्या है, गलत। इफ देयर इज मोर देन वन पिटिशनर
देन ओनली वन नीड, जब ओनली वन आ गया और नीड वन के साथ अग्री नहीं कर रहा, इसका मतलब इसको यहां पर किसके तौर पर यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जो कि लिखी हुई है। तो बजाहिर हमें इस सेंटेंस में कोई एरर नजर नहीं आता। ओनली वन नीड स्वेयर, अगर नीड्स लिखा हुआ था तो फिर टू स्वेयर होता। उसके बाद है द कंपनी नीड्स, अब कंपनी जब नीड्स आ गया तो फिर आपको यहां पे फोकस नहीं लिखना, फिर आपको यहां पे बेटे क्या लिखना है, टू फोकस। यहां पर जो नीड है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं हुआ, वो किसके तौर पर यूज हुआ है, मेन वर्ब के तौर पर, इसलिए यहां पे फोकस नहीं आना चाहिए। उसके बाद वन नीड ओनली, अब नीड वन के साथ अग्री नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नीड किसके तौर पर यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, यहां पे बी होना चाहिए था, टू बी किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा बीटा। चारों सेंटेंसेस डिफरेंट है, चारों ऑप्शन डिफरेंट है, और बिलीव मी आप एक क्वेश्चन करेंगे ना, जब आपने किया होगा तो आपका एक दफा दिमाग जरूर घूमा होगा, आपको एक दफा हल्का सा चक्कर जरूर आया होगा चारों ऑप्शन में से, और अगर चक्कर नहीं भी आया होगा ना तो आपको ये टाइम लगा होगा, इस क्वेश्चन को लाजमी तौर पर टाइम लगा हुआ होगा इस क्वेश्चन को क्या करने के लिए, सोल्व करने के लिए। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, आई वुड कॉस्ट या आई हैड कॉस्ट। अब देखिए ये जो क्लिप फॉर्म होती है ना, ये जो क्लिप फॉर्म होती है ये दो तरह से हो सकती है, या तो ये आई वुड भी हो सकता है या ये आई हैड हो सकता है, दोनों तरह से हो सकती हैं। लेकिन वुड के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, और हैड के साथ डेफिनेटली कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट, जो कि दोनों के साथ ही अग्री नहीं करती, ना वुड के साथ करती है ना हैड के साथ करती, तो हमारा सेंटेंस यहीं पर गलत होता है। इट कुड सो नियरली हैव कॉस्टेड हिम, अब देखिए कुड आ गया, हैव आ गया, और हैव के साथ कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म, तो बजाहिर हमें इस सेंटेंस में कोई गलती नजर नहीं आती, बजाहिर हमें इस सेंटेंस में कोई गलती नजर नहीं आती। लेकिन आपने याद रखना है कि कॉस्ट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी हमारे पास बेटे क्या होती है, कॉस्ट ही होती है, कॉस्टेड वाला तो मामला ही नहीं होता। इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन भी क्या है, गलत, इट मस्ट हैव कॉस्टेड, और अगेन वही बात कि कॉस्टेड नहीं होता बल्कि क्या होता है, कॉस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जब 3 हमारी गलत है तो डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ डेल्टा ही रहेगा। अल्टीमेटली दीज एफर्ट्स कॉस्ट हिम हिज लाइफ, करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, हर टैलेंट माइट हैड, जब माइट लिख दिया तो माइट के साथ हैड आ ही नहीं सकता, माइट के साथ क्या आना चाहिए बेटे, हैव आना चाहिए। मॉडल एक्सिलरी के साथ, विल शेल के साथ जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो हैड हैज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, हैव। उसके बाद ही मस्ट हैव, जब मस्ट हैव आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जबकि लाई कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब आपका बीटा ऑप्शन भी क्या है, गलत। आई हैव ले, जब हैव आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म लाई की सूरत में तो क्या होती है, लेन, और ले की सूरत में क्या होती है, लेड। तो ले तो वैसे भी थर्ड फॉर्म नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास डेफिनेटली कौन सा रहने वाला है, डेल्टा। शी हैज लेन, और लेन किसकी थर्ड फॉर्म है, लेन थर्ड फॉर्म है लाई की। लाई का मतलब क्या होता है, लेटना। शी हैज लेन फॉर 2 days ऑन द सेलर फ्लोर, ठीक है, वो 2 दिन तक लेटी रही, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा बेटे, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इफ ही फॉल्स अस्लीप, फेल अस्लीप या फेल्स अस्लीप। देखिए बड़ा मजे का है। पहली बात तो यह है कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल, उसकी हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है फेल, और थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है फॉलन। लेकिन इसके साथ आपने एक और बात भी याद रखनी है। एक और बात कैसे याद रखनी है कि फेल भी वर्ब होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज का गिरना, जैसे किसी चीज का गिरना, जैसे दरख्त का टूट के गिरना, किसी चीज का किसी दूसरी चीज से टूट कर गिरने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फेल्ड, फेल्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर देखेंगे ही लिखा हुआ है, तो ही के साथ फर्स्ट फॉर्म ही फेल अस्लीप। अब अस्लीप के लिए आप फेल गिरने वाला तो यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, फेल। अब फॉल अस्लीप आएगा या फेल अस्लीप आएगा, अब सेकंड फॉर्म के साथ तो इसका एडिशन नहीं करेंगे ना, इसका मतलब हमारा फेल्स वाले तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत। ही फॉल्स अस्लीप या ही फेल अस्लीप, यहां तक तो बात ठीक है।
अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है विल हिट है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लॉज किसमें होनी चाहिए? प्रेजेंट में। अगर आपको पास्ट वाली जो सेंटेंस है वो ठीक करना है तो फिर आपको सेकंड क्लॉज लाजमी तौर पर किसमें लिखनी थी? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, शी हैज बीन लिव्ड। जब आपने हैज बीन लिख दिया तो फिर आपको लिव्ड नहीं लिखना, फिर आपको बेटे क्या लिखना है? लिविंग। लिविंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखेंगे, आपको लिव्ड नहीं लिखना। उसके बाद हैव टीचिंग। अब हैव के साथ आईएनजी फॉर्म तो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई टेंस नहीं बनता। और हैव बीन के साथ आपके पास लिखा हुआ है मैरिंग। अब मैरिंग बिल्कुल उसी तरह का वर्ब है जिस तरह हमारे पास नोइंग है, जिस तरह हमारे पास कॉस्टिंग है। ये वो वर्ब हैं जो नाउन के तौर पर तो आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वर्ब के तौर पर आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। हमारा करेक्ट ऑप्शन कैसे रहेगा? दे हैव बीन एट द होटल फॉर 2 वीक। फॉर के लिए हमने पहले भी बात की कि जब आप किसी एक्शन के ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं तो फिर आप उसके लिए कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं? हैव बीन। जैसे मैंने आपको कहा था हमारी 12 एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी से ये पूछे, कोई आपसे कुछ अरसा से आपके पास राब्ते में नहीं था, गायब था, मुलाकात में नहीं था, तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे वेयर वर यू, आप उसे बोलेंगे वेयर हैव यू बीन। याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा? डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, आई वॉज लेइंग या आई वॉज लाइंग। अब देखें आई वॉज लाइंग डाउन, मैं लेटा ही था, मैं लेटा हुआ था। अब हमारे पास लाई वर्ड है, उसके बाद सेकंड फॉर्म है ले, थर्ड फॉर्म है लेन और आईएनजी फॉर्म LYING। और सेकंड वर्ब क्या होता है? ले, लेड और लेड। और इसकी आईएनजी फॉर्म हमारे पास क्या होती है? LAYING। और ये हमने तब यूज करनी है जब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ट्रांजिटिव। जब हमारे सेंटेंस का मतलब किसी चीज का पड़े हुए होना या लेटना नहीं होता, किसी चीज का रखना होता है। ऐसी सूरत में जब हम लेटने की बात कर रहे हैं तो हम लेइंग का वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। आई वॉज लाइंग डाउन देन द डोरबेल रिंगिंग। अब रिंगिंग तो कोई टेंस ही नहीं होता, आपको आईएनजी के साथ लाजमी तौर पर टेंस कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा? अल्फा। आई वॉज लाइंग डाउन, मैं लेटा हुआ था, देन द डोरबेल रैंग, जब घंटी दरवाजे की घंटी बजी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, शी नीड नॉट। जब नीड नॉट आ गया तो इसका मतलब नीड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो टू हैव नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा अल्फा गलत। अब बीटा का रीजन बड़ा मजेदार है, इसको जरा पल्ले बांध लीजिएगा, मैं स्टार कर रहा हूं। नीड नॉट के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन फर्स्ट फॉर्म यहां पर क्या लिखी हुई है? हैज। याद रखिएगा हैज कभी नहीं लिखना फर्स्ट फॉर्म के तौर पर। है सिर्फ तब लिखेंगे जब ये सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होगा। मतलब आपको लिखना है ही हैज या ही हैव, तो आप क्या लिखेंगे? ही हैज। आपको लिखना है इट हैव या इट हैज, तो आप क्या लिखेंगे? इट हैज। लेकिन ये यहां पर सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट नहीं है, ये यहां पर नीड नॉट का कंप्लीमेंट है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं हो रहा, यहां पर ये किसके तौर पर यूज हो रहा है? मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। तो आपने याद रखना है मेन वर्ब के तौर पर हैव आएगा, इसके अलावा इंफिनिटी फॉर्म भी हैव की बनेगी और आईएनजी फॉर्म भी बेटे किसकी बनेगी? आईएनजी फॉर्म भी किसकी बनेगी? हैव की। आप कभी भी हैजिंग या हेडिंग नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा मॉडल एक्सिलरी के साथ भी कौन सा आएगा आपके पास? हैव ही आएगा। और इसके अलावा विल और शैल जब आप लिख रहे होंगे तो विल और शैल के साथ भी आपके पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैव ही आएगा, हैज यूज नहीं होगा। तो हालांकि हैज फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पर चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब का कंप्लीमेंट है, मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, तो मेन वर्ब के तौर पर हम कभी भी हैज यूज नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। उसके बाद नीड आ गया दो सेंटेंसेस में। अब नीड शी के साथ अग्री नहीं करता, इसका मतलब इन दो सेंटेंसेस में इस नीड को मेन वर्ब के तौर पर यूज नहीं किया गया, बल्कि मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग के तौर पर यूज किया गया है। तो यहां पर हमें हेल्पिंग के तौर पर यूज किया जा रहा होता है, तो हमें इसके साथ बेयर इंफिनिटिव लिखना होता है। तो टू हैव लिखना किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, मिस हॉलोवे हैड अ वीक हार्ट, शी मस्ट हैड।
जब आपने मस्ट लिख दिया तो मस्ट के साथ आप हैड तो यूज ही नहीं कर सकते, आपको मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव लिखना है, और हैव के बाद अगेन आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है तो आप हैव यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, बीटा, मस्ट हैव हैड। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हैज अकेला ये ठीक होता है, हैव अकेला ये ठीक होता है, हैव के साथ हैव नहीं हो सकता, हैव के साथ हैज नहीं हो सकता, हैज के साथ हैव नहीं हो सकता, इसी तरह हैज के साथ हैज नहीं हो सकता। हां जी, हैव के साथ हैड जरूर हो सकता है, हैज के साथ हैड जरूर हो सकता है, हैड के साथ हैव नहीं हो सकता, हैड के साथ हैज नहीं हो सकता, हैड के साथ हैड जरूर हो सकता है। जब आपने सारे कॉम्बिनेशन याद रखने हैं, मैंने ये सारे कॉम्बिनेशन आपको एक एक्सरसाइज की क्वेश्चन में बड़ी डिटेल से बता दिए हैं सारे, तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिल मेक्स मी। अब मेक जब भी आएगा आपको मेक और मेड के उसके पास फॉर्म के दो फॉर्मेट ही याद रखने हैं। मेक के साथ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हो तो फिर आप मेक और मेड के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर होता है। मेक मी आ गया तो रन्स नहीं आ सकता, मेक्स मी आ गया तो 2 रन्स नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर पर्सन दिया हुआ है, बी फॉर्म नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आई वाज मेड, अब मेड से पहले क्या आ गई, बी फॉर्म, बी फॉर्म मतलब वाज आ गया, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल करेक्टली लिखी हुई है। उसके बाद डेल्टा में देखिएगा वाज आ गया मेड से पहले, तो आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी बल्कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, यू हैड बेटर। अब देखें, हैड बेटर के साथ हमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, तो हैड बेटर गोट तो हो ही नहीं सकता, बल्कि क्या होना चाहिए, हैड बेटर गेट। अब गेट तक तो बात ठीक है। अब यूज टू के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा कि अगर यूज टू से पहले गेट होगा सब्जेक्ट के साथ तो फिर हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है। तो चूंकि यहां पर यूज टू से पहले गेट लिखा हुआ है, यहां पर भी यूज टू से पहले गेट लिखा हुआ है, तो हमें डू नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, डूइंग। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। दो बातें होंगी, हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है तो गेट आएगा, और जब यूज टू से पहले गेट होता है सेंटेंस में तो फिर हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है। जिस गेट की वजह से जब हमने आईएनजी फॉर्म लिखी तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, अल्फा। उसके बाद है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, यू कुड नॉट हेल्प। आपने दो स्ट्रक्चर पढ़े, आपके पास कांट हेल्प, उसके बाद कांट हेल्प बट, और जब आप इनका पास्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली आप कांट के वर्ड को दोनों स्ट्रक्चर में किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, कुड के साथ। मतलब ये कांट हेल्प है, पास्ट में कुडंट हेल्प चला जाएगा, कांट हेल्प बट है और कुडंट हेल्प बट चला जाएगा। जब कांट हेल्प होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं, और जब कांट हेल्प के साथ बट आ जाता है तो फिर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। मैं खुद को ये काम करने से ना रोक सका, मैंने बाकी सारे काम छोड़ दिए, लेकिन खुद को इस काम करने से ना रोक सका, या मेरे पास इस काम के करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। तो ऐसी सूरत में आप क्या यूज करते हैं, कांट हेल्प बट। अब देखें अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है कुडंट हेल्प बट, जब कुडंट हेल्प बट लिखा हुआ है तो साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कुडंट हेल्प बट लिखा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन बीटा में क्या लिखा हुआ है, टू बी। इसी तरह कुडंट हेल्प बट आ गया तो बीइंग लिखा हुआ है जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कुडंट हेल्प बट लिखा हुआ है, बीन आ गया जो किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, आई विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ। जब आपने जेरेंड और इंफिनिटिव का रूल पढ़ा था तो आपने इंफिनिटिव में एक रूल पढ़ा, आपने याद रखना है कि जब भी आपने सेंटेंस में इनफ के बाद वर्ब लिखना है ना, तो ये वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इंफिनिटिव होना चाहिए। जैसे यहां पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ। स्ट्रॉन्ग इनफ के बाद क्या लिखा हुआ है, मेक्स। स्ट्रॉन्ग इनफ के बाद क्या लिखा हुआ है, मेक। क्या लिखा हुआ है, मेकिंग। क्या लिखा हुआ है, टू मेक। ना तो मेक्स होगा, ना मेक होगा, ना मेकिंग होगा। इनफ के बाद जब भी वर्ब आएगा, इनफ के बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, इंफिनिटिव होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। ये बात हमने जेरेंड इंफिनिटिव वाले रूल में पढ़ी थी, पूरा एक लेक्चर पढ़ा है हमारा जेरेंड वर्सेस इंफिनिटिव वाला। उसके बाद टेस्ट दिस सॉस एंड टेल मी इफ इट। अब देखिए यहां पर आ गया इट, और ये हमारा सेंटेंस आ गया
नीड वाला, और नीड का वो स्ट्रक्चर आ गया जिसमें हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट की बजाय किससे स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से। तो जब हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो हम सेंटेंस को दो तरह से कर सकते हैं, या तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, या हम इसे किसके साथ कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। जैसे मैं अक्सर आप सेंटेंस बोलता रहता हूं, मैं बोलता हूं द चेयर नीड्स, तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, द चेयर नीड्स रिपेयरिंग, या हम बोल सकते हैं द चेयर नीड्स टू बी रिपेयर्ड। आप सेंटेंस को दो तरह से ठीक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की सूरत में। अब देखें डेल्टा ऑप्शन, देखिएगा डेल्टा में लिखा हुआ है नीड्स टू सीजनिंग। अब टू के साथ आईएनजी फॉर्म यहां पर हमें चाहिए नहीं है। नीड्स टू बी सीजन, टू बी की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन साथ सीजन नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, सीजन। अब टू सीजन आप लिखते नहीं है नीड्स के साथ जब आप इसे ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहे हो। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा, जिसमें हम नीड की सूरत में ऑब्जेक्ट के साथ जेरेंड यूज करेंगे। इट नीड्स सीजनिंग, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं बोलता हूं दिस रूम नीड्स क्लीनिंग, माई कार नीड्स वॉशिंग, द चेयर नीड्स रिपेयरिंग। जब भी आप नीड्स को लिखेंगे ऑब्जेक्ट के साथ तो आपको या तो आईएनजी फॉर्म लिखनी है या टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, द बॉय डेयर नॉट। जब डेयर नॉट आ गया तो फिर तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, हमें डेयर नॉट के साथ डेयर इंफिनिटिव फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो आंसरिंग नहीं आएगा, टू आंसर नहीं आएगा, टू आंसरिंग नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, आंसर। डेयर नॉट आ जाए, नीड नॉट आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म आनी है। उसके बाद है व्हेन अ मिस्ट्री इज टू ओवरपावरिंग वन डेयर नॉट। अगेन हमारे पास कौन सा वर्ड आ गया, डेयर, लेकिन यहां पे देखिएगा वन डेयर्स नॉट, ये डेयर्स नॉट नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप इसको पास्ट में तो लेकर के जा सकते हैं, यानी कि आप डेयर नॉट को डेयर्ड नॉट तो बना सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी डेयर को डेयर्स नॉट नहीं बनाना, याद रखिएगा। डेयर्स नॉट किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब डेयर नॉट के साथ आनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म, अल्फा में क्या लिखा हुआ है, डिसओबे, किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चार्ली में देखिएगा वन डेयर नॉट, अब डेयर नॉट लिखा हुआ है तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, डिसओबेड किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, जहां पर डेयर नॉट के साथ क्या लिखा हुआ है, डिसओबे। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 22, शी लेट मी। लेट जहां पर भी आ जाता है हम अच्छे से समझते हैं कि लेट के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो लेट मी टू क्लीन नहीं हो सकता, क्लीन्ड नहीं हो सकता, क्लीनिंग नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, अल्फा, जहां पर लिखा हुआ है शी लेट मी क्लीन। लेट जहां पर भी आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर दो वर्ब आ जाते हैं, जैसे देखिए मैं बोलता हूं लेट अस गो, यहां तक बात होगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर मैं बोलूंगा लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट, अगर नेक्स्ट एक और वर्ब आ गया तो फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लिखना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेट के बाद। लेकिन लेट के बाद पहला वर्ब हमें हमेशा किसमें लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 23, आई डोंट नो इफ आई शुड बाय अ न्यू स्मार्टफोन और गेट माई। जब गेट आ गया और गेट के बाद जब ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, थर्ड फॉर्म। हमने क्या पढ़ा, हमने कहा गेट और गॉट के बाद अगर पर्सन होगा तो पर्सन के लिए हमने लिखनी है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने लिखनी है थर्ड फॉर्म। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, फिक्स। फिक्स नहीं हो सकता, टू फिक्स नहीं हो सकता, फिक्सिंग नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, आई वॉन्ट लेट यू। अगेन हमारे पास कौन सा वर्ब आ गया, लेट, और लेट के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट। तो चुना, इसलिए स्पेंडिंग नहीं हो सकता, टू स्पेंड नहीं होगा, स्पेंड्स नहीं होगा, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, स्पेंड, और करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए हमारे पास, द लास्ट क्वेश्चन इज मसूद टोल्ड मी दैट ही वुड हायर मोर सेल्समैन इफ ही। अब जब वुड हायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब बात किस में हो रही है, वैसे भी टोल्ड लिखा हुआ है तो बात किस में हो रही है, पास्ट में। तो इफ ही इज इन माई पोजीशन तो हो ही नहीं सकता, ही हैज बीन इन माई पोजीशन नहीं हो सकता, हैज माई पोजीशन नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा हमारे पास, इफ ही हैड बीन इन माई पोजीशन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा।
करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। तो ये थी हमारे पास हमारी प्रैक्टिस टेस्ट 13 जिसके थे 25 क्वेश्चन। आई होप सो, आई बिलीव सो कि आपको मजा आया होगा, बड़ी चीजें सीखने को मिली होंगी और बड़ा ही नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। चीजों को भूलना नहीं है, रिपीट करते रहना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे अच्छे से, प्यारे प्यारे से अपने अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि बाकी दूसरों के हाथ का लिखा हुआ भूल जाता है, याद रखिएगा, अपने हाथ का लिखा हुआ भूलता नहीं है। वो चीज जो आप टिक के बैठ के एक दफा अपने हाथों से अपनी अकल के मुताबिक लिख लेंगे ना, उस तरह की कोई चीज कोई बंदा दुनिया में आपको समझा ही नहीं सकता। उससे अच्छी बेहतर रिवीजन आप दुनिया में किसी किताब से नहीं कर सकते। तो अपने नोट्स बनाने हैं, अपने स्टिकी नोट्स बनाने हैं, अपने अच्छे अच्छे से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट बनाने हैं। मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है। मेहनत करने वाले की, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।